मुझे पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि पढ़ना भी एक कला है। अंग्रेजी में कहिए तो रीडिंग इज एन आर्ट। पाठों की कई श्रेणियां बताई हैं। कहानी के पाठक हो तब, उपन्यास के हों तब, कविता के हों तब, जीवनी लेखक हो, चलिए सिनेमा के हों तब, अनुवाद के हों तब, उसके सत्र दूसरी जगह चल रहे हैं। लेकिन हम आलोचना कर्म को एक व्यापक संदर्भ में रखकर जब हम विचार करते हैं, तो जब एक कवि की किसी एक कविता का 10 लोगों ने अनुवाद किया है एक ही भाषा में, तब हम ये फिर देखेंगे कि उन 10 कवियों ने जो अनुवाद किया है उनमें अंतर कहां से है। अब जिसे हम भीतरी आंख कहते हैं, इनर आई, इसके लिए हम किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हम मस्तिष्क का प्रयोग कर सकते हैं, हम विवेक का प्रयोग कर सकते हैं कि उसे पढ़ते हुए हम उसमें अपने विवेक को कैसे शामिल करते हैं। पढ़ते हैं आंखों से, लेकिन वो केवल टेक्स्ट का पढ़ना होता है। कोई आवश्यक नहीं है कि उस पढ़ने से उस टेक्स्ट को हम समझ जाएं। आप कहीं भी उठा लीजिए, रूह में, हो में, मुंडारी में, उड़ाव में जो कविताएं होंगी, अगर एक एक्सपेरिमेंट किया जाए यही कि ये कविता किसी एक इस भूभाग की जो भाषा है उसकी एक कविता 10 लोगों में दे दी गई और उसे ये कहा गया कि इसके बारे में पढ़ करके आप जो महसूस करते हैं, जो सोचते हैं, जो चिंतन करते हैं, आप उसको लिखिए। तो 10 लोग अगर 10 जगह पढ़ें तो कुछ न कुछ उसमें एक डिफरेंस आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। ये अंतर आता कहां से है? साहित्य के बारे में कहा जाता है कि साहित्य जीवन की आलोचना है और आलोचना साहित्य की आलोचना है, इसलिए वह जीवन की भी आलोचना बन जाती है। और प्रत्येक साहित्य एक समय विशेष में लिखा जाता है, इसलिए वह समय की भी आलोचना हो जाती है। और प्रत्येक साहित्य एक समाज का होता है, इसलिए वो समाज की भी आलोचना हो जाती है। कोई 17वीं शताब्दी के बारे में लिखे, कोई 18वीं शताब्दी के बारे में लिखे, कोई संथाल विद्रोह पर लिखे, तो जाहिर है कि हम जिस समय में हैं उस समय से हम पीछे जा रहे हैं। तो उस समय के साथ हमारा संबंध कैसा है, एक लेखक का, उसका तादात्म्य कैसा है, हमें ये देखना होगा। और ये बहुत कठिन काम है। आलोचक की भूमिका सबसे बड़ी भूमिका होती है और एक अच्छे आलोचक को, गंभीर आलोचक को सबसे अधिक पढ़ने की जरूरत होती है। वो जितना भी पढ़ता है वो कम है। ज्ञान की कोई भी शाखा हो, उसको सब में प्रवेश करना होगा, जाना होगा, पढ़ना होगा। अब आप सोच सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस है, अगर हम कुछ लिख रहे हैं, अगर किसी उपन्यास में, जैसे हिंदी में अभी एक बहुत मोटा उपन्यास आया है शिवमूर्ति का, अगम बहे दरिया, 586 पृष्ठों का उपन्यास है वो। मुख्य रूप से वह उपन्यास आपातकाल इमरजेंसी के दौर की नसबंदी से लेकर आज तक आता है। यानी आप कह सकते हैं कि उस उपन्यास का जो कथा समय है वह लगभग 50 वर्ष का है, 40 से 50 वर्ष के बीच का। लेकिन उस उपन्यास में कुछ जगह 1920 के अवध के किसान आंदोलन की चर्चा होती है, 1942 की क्रांति की चर्चा होती है, वहां भी चला जाता है। अब अगर कोई आलोचक उस पर बोलना चाहे, लिखना चाहे, तो उसको बाबा रामचंद्र की भी जानकारी होनी चाहिए, जो अवध के किसान आंदोलन के सरप्रमुख थे।
उसे 1942 की जानकारी होनी चाहिए, उसे आपातकाल की जानकारी होगी ना। ये कैसे होता है? एक लेखक के लिए सब कुछ पढ़ना आवश्यक नहीं है। किताबों में मैं कह रहा हूं, कवि हैं तो बड़े कवि को पढ़ना आवश्यक है, कहानीकार हैं तो मास्टर स्टोरी राइटर को पढ़ना जरूरी है, उपन्यासकार हैं तो क्लासिक्स को पढ़ना जरूरी है। लेकिन एक लेखक के लिए सबसे अधिक जरूरी है समय और समाज को पढ़ना। अगर उसने कोई किताब नहीं भी पढ़ी है और अपने समय और समाज का गहराई से अध्ययन किया है, तो फिर वो अपने आप में एक बड़ी रचना के रूप में हमारी समक्ष उपस्थित हो जाएगी। अब हम एक दो उदाहरण देते हैं हिंदी क्षेत्र के ही, जिससे चीजें कुछ स्पष्ट हो सके। और मैं इसको लेकर थोड़ा परेशान रहता हूं। अभी भी एक हफ्ता पहले मैंने कहीं कहा भी है, शायद छत्तीसगढ़ में, कबीर का समय इस समय से 600 वर्ष पहले का समय है। 600 वर्ष पहले का समय। कबीर ने लिखा है, साच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना, साधो देखो जग बौड़ाना। ऐसा सुधीजन, ये जग बौड़ाया हुआ है। सांस कहते हैं तो लोग सच बोलते हैं, तो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं, और झूठ बोलते हैं तो लोग विश्वास कर लेते हैं। 600 वर्ष पहले का। 600 वर्ष के बाद आज के भारतवर्ष में, आज के हिंदी क्षेत्र में, हिंदी समाज में, क्या सांच कहे तो मारन धावे नहीं है? कबीर के समय तो मारन धावे था, इस समय तो सांच कहे तो गला काटे। आप ऐसे कह सकते हैं, झूठे जगपतियाना, और चारों ओर झूठ कहा दिया जा रहा है। देवता प्रमुख होते हैं, लेकिन देवता से अधिक मनुष्य प्रमुख होते हैं। पत्थर की मूर्तियां प्रमुख हैं, लेकिन मनुष्य प्रमुख हैं। अगर हम यही बात बोलने लगे, सच बोलने लगे, आप जिस विभाग में काम करते हैं उस विभाग का अधिकारी अगर कोई गलत काम कर रहा है, तो आप विनम्रता के साथ क्या उसे कह सकते हैं कि सर आप ये गलत काम कर रहे हैं? अगर किसी कॉलेज का प्रिंसिपल, अगर किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, अगर किसी राज्य का चांसलर या मुख्यमंत्री, अगर किसी देश का प्रधानमंत्री या मंत्री कुछ गलत कर रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं और वो हमें गले लगा लेगा? नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति थे ट्रंप। वॉशिंगटन पोस्ट ने और वहां के और कोई कुछ थे अखबार में, दूसरी चीज, उसने ये बताया कि ट्रंप जब तक राष्ट्रपति थे तब तक 23,000 कुछ 100 और इतने झूठ बोले थे। और फिर यह बताता है कि एक दिन में ट्रंप 62 या 64 झूठ बोले थे। तो हमने देखा कि 1 घंटे में कितना झूठ होता है। तो मैंने देखा कि ये 3 नहीं जा रहा है, 2 से 3 के बीच है। 2.5, 24 दूनो 48, 12, 60 और उससे ज्यादा। भारतवर्ष में ऐसा नहीं है कि नेता लोग झूठ नहीं बोलते। नेता लोग झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोलना 2 तरह से होता है। एक तो हमें जानकारी नहीं है इसलिए हम झूठ बोलेंगे। हमें ये जानकारी नहीं है कि तक्षशिला कहां है, तो हम कह देंगे कि बिहार में तक्षशिला है। तो ये जानकारी के अभाव में बोला जाने वाला झूठ है। लेकिन जानबूझ करके भी झूठ बोला जाता है। अब क्या हम कह सकते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं? कहना तो चाहिए। आलोचक का पहला दायित्व सच बोलना है। लेखक अगर अपनी रचना में सच बोल रहा है तो उसे उद्घाटित करना है, उसे बताना है कि यह सच है। आप समझ सकते हैं कि आलोचक की यह जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिटिक,
ये कितनी बड़ी हो जाती है। लेकिन माहौल तो ऐसा है कि आप अपने साथी की किताब बड़ी खोज खोज कर अगर निकलने लग जाए तो हो सकता है कि अगर उसकी निर्मम ढंग से अगर पड़ताल करें तो हो सकता है कि कल होकर के आपका साथी आपसे मुंह फेर ले। तो यह असहिष्णुता है, नहीं सहना है। इससे लोकतंत्र कमजोर होता है, डेमोक्रेसी कमजोर होती है। सच न बोलने से डेमोक्रेसी कमजोर होती है और झूठ बोलने से फासिज्म पैदा होता है। ऐसे समय में एक आलोचक को यह तय तो करना ही होगा कि वह क्या बोलता है और कैसे बोलता है। एक टेक्स्ट के आधार पर ही, कहीं से आप ले लीजिए, कबीर दास ने 600 वर्ष पहले जब कहा था कि सांच कहे तो मारन खावे, और 2023 के भारत में भी सच बोलने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, तो इससे क्या नतीजा निकलता है कि यह हिंदी समाज या भारतीय समाज ठिठका हुआ समाज है, यह गतिशील नहीं है। कैलेंडर की तारीखें बदल गई। हम 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं शताब्दी को लांघते हुए 21वीं शताब्दी में हम प्रवेश कर चुके हुए हैं। ये जो टाइम का बदलना है, ये कैलेंडर का बदलना है, लेकिन वास्तविक अर्थ में समय नहीं बदला है। और अगर समय नहीं बदला है तो इसकी पहचान तो हम वहीं से कर रहे हैं ना। एक तो कविता के जरिए कर रहे हैं और दूसरे जीवन में सच बोल करके हम कर रहे हैं। हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह समाज सच नहीं सुनना चाहता है। तो अब आलोचक यह सोचेगा कि यह समाज क्या शुरू से सच नहीं सुनना चाहता था? यह सच को रोकने वाली ताकतें कौन है? झूठ के पक्ष में खड़ी होने वाली ताकतें कौन है? जिसके हाथ में सत्ता है वह झूठ के साथ है या सच के साथ है? अब आलोचक इस तरह से पड़ताल करते हुए लिखने लग जाएगा, बोलने लग जाएगा, तो वह सत्ता के खिलाफ हो जाएगा। सत्य के साथ होना, ये सत्य भी दो तरह के होते हैं। एक तो ये बाहरी सत्य है, और रचना का जो सत्य होता है उसे हम रचनात्मक सत्य कहते हैं, क्रिएटिव ट्रुथ। कविता का जो सच होता है उसे हम काव्य सत्य कहते हैं, पोएटिक ट्रुथ। बाहर का सच भी है, लेकिन कविता में आकर, उपन्यास में आकर, कहानी में आकर वह सच यथावत रूप में उपस्थित नहीं होता। वह बाहर के सच की कार्बन कॉपी नहीं है, फोटोस्टेट नहीं है। उसमें लेखक ने, कवि ने, कहानीकार ने, उपन्यासकार ने अपनी ओर से कुछ मिलाया है, और जो मिलाया है उससे एक नया सच जो है वह हमारे सामने उत्पन्न हुआ है। कुछ भी लिख लेना रचना नहीं है, वह लेखन है, लेकिन वो क्रिएटिव राइटिंग नहीं है। वो क्रिएटिव राइटिंग का सीधा सा मतलब यह होता है कि वही व्यक्ति क्रिएटिव राइटिंग करेगा जिसका माइंड, जिसका मस्तिष्क जो है क्रिएटिव हो रहा है, और वही उसकी आलोचना भी करेगा जो क्रिएटिव है। इसलिए एक क्रिटिसिज्म, एक आलोचना रचनात्मक आलोचना होती है। हम इसे क्रिएटिव क्रिटिसिज्म कहते हैं। ये क्रिएटिव क्रिटिसिज्म क्या होती है, ये एक अलग सी बात है बहुत। अब आलोचना को देखेंगे और उसके इतिहास में जाएं, कहीं भी जाएं, तो उसको आपको कई श्रेणियां मिलेंगी, कई वर्ग आपको मिलेंगे। इसलिए महत्वपूर्ण यह होता है कि हम रचना को देखते कैसे हैं। पढ़ तो हमने लिया, एक कविता हमने पढ़ ली, एक उपन्यास हमने पढ़ लिया, लेकिन क्या सच में पढ़ा, आंखों से पढ़ा, या दिल से पढ़ा, या दिमाग से पढ़ा? अब इसमें तीन चीजें एक साथ आ जाती हैं। आंखों से पढ़ना सबसे पहले तो वही करेंगे। उसके बाद पढ़ने के क्रम में हम दिल से भी पढ़ रहे हैं, यानी उसके में जो कोई पात्र है, अगर कथा साहित्य की हम बात करें, फिक्शन की बात, कहानी और उपन्यास की बात,
तो उसमें कोई जो पात्र है, कोई जो घटना है, कोई जो दृश्य है, कोई जो परिवेश है, एनवायरमेंट है, हम उसको कैसे देख रहे हैं? अगर उसमें किसी मेले का वर्णन है तो हम उस मेले को दूर से देख रहे हैं या पढ़ने के क्रम में हम खुद उस मेले के पास चले गए हैं। अर्थात आलोचक जो है वह केवल दर्शक की भूमिका में है, पाठक की भूमिका में है, या उसने रचना विशेष के साथ अपना एक आत्मीय संबंध जो है सो स्थापित कर लिया है। और जैसे ही वह आत्मीय संबंध स्थापित करेगा वैसे ही आलोचना अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी, प्रासंगिक हो जाएगी, आधिकारिक हो जाएगी और जरूरी हो जाएगी। मैं एक उदाहरण से अपनी बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। आप लोगों में से संभव है कि बहुत लोगों ने निराला की एक कविता तोड़ती पत्थर पढ़ी होगी या सुनी होगी। छोटी कविता है, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। कविता शुरू होती है यहीं से। अब इस कविता का जो आलोचक होगा वह इस कविता को कैसे पढ़ेगा? एक तो गुजर जाना हुआ, जैसे कि ट्रेनें धड़धड़ाती हुई चली गई, वो तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार शाम तक। हाँ, ये तो एक पत्थर तोड़ने वाली मजदूरी का चित्र है, वर्णन है, जो इलाहाबाद के पथ पर तोड़ रही थी, जहां बैठी हुई थी वहां कोई वृक्ष नहीं था और जो था भी वह छायादार नहीं था, वगैरह। ये कविता का स्पर्श करना है, कविता को स्पर्श करना है। कविता का भी एक शरीर होता है और कविता की आप कहें तो एक आत्मा होती है, एक अंतर संसार होता है। यानी हम उसको ऐसे कहें कि किसी भी रचना का एक बाह्य संसार होता है और उसका अंतर संसार होता है। एक आलोचक के लिए यह जरूरी है कि वह बाह्य संसार में प्रवेश करे और उसके अंतर संसार में ही प्रवेश करे। देखिए, अंग्रेजी के एक बहुत 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 प्रसिद्ध आलोचक जिनका कि मैं खुद रिगार्ड करता हूं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर और अंग्रेजी को एचओडी थे। उन्होंने पूरी तरह से अपने समय में कोर्स बदला। उसमें डिपार्टमेंट इंग्लिश का है, लेकिन उसमें इंडियन लिटरेचर के तहत तमिल उपन्यास, हिंदी उपन्यास, मलयाली उपन्यास, बांग्ला उपन्यास सबकी पढ़ाई हो रही है। मेरा मतलब हरीश त्रिवेदी से, बहुत जेंट पर्सनालिटी। लेकिन जब मैंने उनका एक आर्टिकल पढ़ा अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने, 6, 8, 10 महीने पहले, तब वो में प्रकाशित हुआ था, और मैंने उस आर्टिकल में उनको ये लिखते हुए देखा कि अगर वो बदला ये रहे थे, वो इलाहाबाद पर आर्टिकल लिख रहे थे, प्रयाग पर, कि प्रयाग में क्या क्या हस्तियां दी हैं हमारे सामने। तब उन्होंने लिखा कि निराला तो बहुत दिन तक इलाहाबाद में रहे नहीं थे। तो हरीश त्रिवेदी जी का कहना है कि अगर यहां कविता में इलाहाबाद अगर नहीं भी होता, मुरादाबाद हो जाता या कोई दूसरा बात हो जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी इसी पर आपत्ति, मेरी इस पर आपत्ति यह है कि इलाहाबाद को मैं तोड़ती पत्थर कविता के जो 2-4 कीवर्ड्स हैं, बीज शब्द, उसमें मैं रखता हूं इलाहाबाद को। क्या सचमुच इलाहाबाद एक शहर है? अगर शहर है तो वह इलाहाबाद कैसा शहर है? अब देखिए, एक आलोचक जो है वह रुक जाएगा इलाहाबाद पर। अगर वह गंभीरता के साथ पूरी कविता का पाठ कर रहा है तो वह रुक जाएगा वह पढ़िए जो व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम है,
और फिर वह के बाद क्रिया है तोड़ती। और पूरी कविता में देखिएगा काफी लंबी जगह तक 7-8 पंक्तियों तक सहायक क्रिया का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, कोई सहायक क्रिया नहीं है वह नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रत्न मत, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका टालिका प्राकार, कोई सहायक क्रिया नहीं। अब कैसे पढ़ते हैं आप? मेरा मानना बहुत शुरू से रहा है कि जो यूनिवर्सिटियां हैं वो कविता की प्लाटजेंसी है। प्लाटजेंसी हिटलर की वधशाला थी, जहां हिटलर यहूदियों का कत्लेआम करता था। ये आज से नहीं, ये भागलपुर के जमाने से 40-45 साल से मेरा अपना ये मत रहा है। जबकि खुद कविता पढ़ाता रहा हूं तो यह कह करके पढ़ाता रहा हूं कि कॉलेज यूनिवर्सिटियां कविता के लिए प्लाटजेंसी थी। लेकिन जब 20-25 वर्ष के बाद मैंने सिम्बोर्स्का की कुछ इसी तरह की चीजें मैंने लिखी हुई पढ़ी, वो कह रहे थे कि कविता की आलोचना की जरूरत क्या है या विश्वविद्यालय ये सब, तो मैं खुश हुआ कि चलो सिम्बोर्स्का जैसी कवि भी इस तरह को मान रही है और मैं तो कविता का एक इतना पाठक। अब आप देखिए कि आलोचक इसे कैसे पढ़ेगा। कहीं कोई सहायक क्रिया नहीं है। मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं कि तोड़ती पत्थर मजदूरी का सहायक कोई नहीं है। व्याकरण से निकल करके तुरंत कविता समाज में चली जाती है। ये सारे जो रिसर्चेज, सैकड़ों हिंदी डिपार्टमेंट में सैकड़ों हजारों रिसर्चेज भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से, शैली वैज्ञानिक दृष्टि से जो होते रहे हैं, वो यही व्याकरणिक दृष्टियों को ध्यान में रखकर। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि जब समाज का व्याकरण बदलता है तो साहित्य का भी व्याकरण बदलता है। देखने की बात यह है कि वो कैसे बदलता है, उसकी भाषा कैसे बदलती है। अगर इसी क्षेत्र की बात करें, और चूंकि हम बैठे हुए हैं इसलिए मैं नामोल्लेख कर रहा हूं, और रणेंद्र के ही 2 उपन्यासों की बात करें तो वहां आप देखिए कि आदिवासी शब्द, मुंडारी शब्द, उनके वाक्य वो कैसे आते हैं। इसके पहले कितने हिंदी उपन्यासों में आए थे। इसी तरह से आप देखेंगे कई हिंदी उपन्यासों में गुजराती के, बांग्ला के, यहां वहां मराठी के, सब वो आते रहे थे। बात हो रही थी इलाहाबाद पर, उन्होंने कहा कि इलाहाबाद में तो रहे नहीं। तो मेरा मानना यह है कि यह कविता को पढ़ना जो है सो 2 आंखों से पढ़ना है, नेत्रन्द्रिय से पढ़ना है। मेरी इसमें एक लंबे समय से स्थापना ये रही है, लिखा नहीं लेकिन भाषण वक्तव्य में मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि तोड़ती पत्थर कविता पर 20-30 वर्ष से मेरा लिखने का इरादा है, लेकिन आलसी हूं, अभी तक नहीं लिखा है, शायद लिख लूंगा। मेरा कहना है कि इलाहाबाद शब्द को अगर हटा दिया जाए तो कविता ध्वस्त हो जाएगी। क्यों? तो मैं अब इलाहाबाद को कैसे देखता हूं वो देखिए। इलाहाबाद का महत्व किस दृष्टि से? नॉर्थ इंडिया में पहली यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुली थी। इलाहाबाद में एक पुरानी जुडिशियरी है जो कलकत्ता और 1-2 और जुडिशियरी के बाद, वहां के उच्च न्यायालयों के बाद शायद इलाहाबाद का स्थान 4था या 5वां आता हो। अब देखिए, पहली यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में, और 45, 46, 48 तक ये स्थिति थी कि इलाहाबाद को पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। इलाहाबाद जो है सो पूरब का ऑक्सफोर्ड है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो महत्व है वही इलाहाबाद का है। और एक पर एक जाइंट पर्सनालिटी, अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 100 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, अगर आप उसकी 100 वर्ष से क्या ज्यादा हो गए, 150 वर्ष हो गए होंगे शायद,
अगर आप उसका इतिहास देखिए, गौरवशाली इतिहास, क्योंकि उस समय के वाइस चांसलर रुपया देकर के वाइस चांसलर नहीं बनते थे। उस समय के तो बात ही छोड़ दीजिए, ये तो हाल फिलहाल तक 30-40 वर्ष तक नहीं बनते थे। उस समय के वाइस चांसलर बिहार में ऐसे हुआ करते थे कि एजुकेशन सेक्रेटरी, एजुकेशन मिनिस्टर उनसे टाइम मांगा करते थे और मिलने के लिए आते थे। आज एक दारोगा भी आता है तो वाइस चांसलर कुर्सी छोड़ता है। छोड़िए, इस बात को हम नहीं रख रहे। अच्छी बात है, बुरी बात है, वो आप जानिए। इलाहाबाद का महत्व संगम की दृष्टि से था, धार्मिक स्थान, तीर्थ स्थल, जहां पर की 3 नदियां मिलकर एक हो जाती, गंगा, यमुना, सरस्वती। अब मैं इलाहाबाद की व्याख्या इस तरह से करता हूं कि देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। इलाहाबाद का यह जो पढ़ा लिखा तबका है, बौद्धिक वर्ग, यूनिवर्सिटी से निकला हुआ, आया हुआ, जो भी हो, इंटेलेक्चुअल क्लास, वो क्या कर रहा है, जबकि ये मजदूर इन धूप में उठी झुलसाती हुई लू, गर्म जो जलती हुई वो, गर्भ चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। वह कनेक्टेड नहीं है, वह अपने सीमित दायरे में जी रहा है। उसे पत्थर तोड़ने वाली मजदूरी की लाचारी, बेबसी का कोई अर्थ उसके लिए नहीं। और ये केवल इलाहाबाद के साथ ही नहीं है। जब इंडियन इंटेलेक्चुअल क्लास पर बात करेंगे तो वो कविता पीछे छूट जाएगी और तब बात पूरी तरह से सोशियोलॉजिकल एरिया की हो जाएगी। आज इंडियन इंटेलेक्चुअल क्लास कम तो नहीं बोल रहा है, ज्यादा ही बोल रहा है। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, लेकिन अमर्त्य सेन के साथ क्या क्या हुआ पिछले कुछ वर्षों में वो सब जानते होंगे। किसी ने कहा कि इनका भारत रत्न जो है सो हटा देना चाहिए। उनके शांति निकेतन वाले आवास पर उस शांति निकेतन के वाइस चांसलर ने इंटेलेक्चुअल क्लास यूनिवर्सिटी, उसने क्या चिट्ठी भिजवाई या क्या हुआ वो सब होगा, लेकिन वो एक अलग एरिया है, हम वहां नहीं जाते। दूसरा जुडिशियरी इलाहाबाद की, जो न्याय देने का काम करती है। पॉलिटिक्स में तो सोशल जस्टिस बहुत बाद में आता है, लेकिन प्लेटो ने ही अपने जमाने में नेचुरल जस्टिस की बात की थी। लॉ में हमेशा नेचुरल जस्टिस की भी बात की जाती है। तो यह जो पत्थर तोड़ने वाली मजदूरी है, इसको क्या जस्टिस मिला है? सोशल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस। अब अगर कोई देखना ही चाहे और कहे कि आप दूर से इसे खींच करके ला रहे हैं, तो पूरी इंडियन जुडिशियरी की हिस्ट्री, कलकत्ता हाई कोर्ट से लेकर और वारेन हेस्टिंग्स के जमाने से लेकर आज तक के, उस पर हम विचार कर सकते हैं, लेकिन वह एक लीगल एरिया होगा, कविता पीछे छूट जाएगी। उसने क्या किया? न्याय व्यवस्था, कितने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोल चुके हैं, लिख चुके हैं कि यह न्याय व्यवस्था जो है वह गरीबों के पक्ष में नहीं है। क्या भारतीय न्याय व्यवस्था जो इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, जिसके जजों की संख्या 45-46 से ही ऊपर होगी, वो क्या न्याय कर? पूरी इंडियन जुडिशियरी को देखेंगे, सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को देखेंगे। शांति भूषण ने तो बहुत पहले, प्रशांत भूषण के पिता, उन्होंने बहुत पहले ये कहा था कि ऐसे कितने चीफ जस्टिस जो है उन पर जो है सो इस तरह के आरोप हैं। उस जमाने के आउटलुक में, 10-15 वर्ष पहले के आउटलुक में, एक पूरे हाईकोर्ट जजेस वगैरह का नाम के साथ जो है सो चीजें छपी थी कि इन लोगों ने कितने घपले किए या क्या किए, वो सब बताइए। जजमेंट्स, हाल फिलहाल के जजमेंट्स हमारे सामने हैं। राम जन्मभूमि को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट्स है, आप उस जजमेंट्स को पढ़िए। वो जजमेंट साफ ये कहता है कि अयोध्या में राम का मंदिर नहीं था। मैं नहीं कह रहा हूं, वो ये कहता है कि बाबरी मस्जिद का गिराया जाना एक अपराध था। तो अपराध अगर था तो अपराधियों को आपने क्या सजा दी? देखा उसे मैंने इलाहाबाद की पथ पर, जुडिशियरी। अब आइए, धार्मिक, गंगा यमुना सरस्वती सब एक हो रही है। यानी डिफरेंस जो है नदियों का,
वो इलाहाबाद में समाप्त हो रहा है और सोसाइटी में यह डिफरेंस बना हुआ है। अगर यहां से इलाहाबाद को हटा करके कुछ रख दिया जाए तो ये क्या होगा? वो हरीश त्रिवेदी कहें या हिंदी के नामवर कहें या कोई कहें, तो आप कैसे पढ़ते हैं? कविता में रुकना पड़ता है एक एक शब्द पर। वह और मैं में एक दूरी है, डिस्टेंस है। ये कई प्रकार का डिस्टेंस है। कवि जो है वह अलग है, लेकिन उसकी नजर उस मजदूरी पर पड़ती है और तो किसी की नजर नहीं पड़ी। अब नेचर भी उसके विरुद्ध है। नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। कोई छायादार वृक्ष नहीं है। प्रकृति विक्रूर है या उसके विपरीत है। जेठ का महीना है, लू चल रही है, गर्म झुलसाती हुई लू। सामने तरुमालिका अट्टालिका, और जहां पर मजदूरी पत्थर तोड़ रही है उसके सामने अट्टालिका है, तरुमालिका, वृक्ष पंक्तियों से सजी हुई। जानकी वल्लभ शास्त्री ने एक जगह लिखा है कि वह आनंद भवन था। वो जानकी वल्लभ शास्त्री को छोड़ करके हिंदी के किसी क्रिटिक ने नहीं लिखा था। और सभी ये जानते हैं कि जानकी वल्लभ शास्त्री निराला की कितने प्रिय थे। आनंद भवन, आनंद भवन का मतलब यही नहीं है कि मोतीलाल नेहरू का भवन था। फ्रीडम मूवमेंट में कांग्रेस की जितनी महत्वपूर्ण सभाएं होती थी वो आनंद भवन में हुआ करती थी। वह आनंद भवन पत्थर तोड़ने वाली मजदूरी के किसी काम का है। और आगे बढ़िए, सामने तत्मालिका टालिका प्राकार। प्राकार के बाद एक डैश आता है, एक पंक्ति है, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार, और उसके बाद एक डैश है, डैश। और फिर नीचे पंक्ति आती है, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। हमारे एक मित्र थे बहुत पहले भागलपुर में, वो काव्य भाषा पर डिलीट कर रहे थे और गंभीरता के साथ किताबी अध्ययन कर रहे थे। शाम के समय हम लोग एक साथ चलते थे, तो मैंने उनको कहा था कि कविता का अर्थ जितना शब्द में होता है उसके बाहर भी होता है। मैं ये बात 40-45 वर्ष पहले की कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि आप तो इसी तरह का सोचते रहते, ऐसा। मैंने यही पंक्ति उनको सुनाई और मैंने कहा था कि वो जो डैश है वह यह मीनिंग देता है, अर्थ देता है कि पत्थर पर गुरु हथौड़ा नहीं पड़ रहा है, वहां भी पड़ रहा है। यह संकेत है पंक्चुएशन का, विराम चिन्हों का कविता में कितना महत्व होता है। उस पर अंग्रेजी में भी काम हुआ है, हिंदी में भी छिटपुट ढंग से लोग काम कर रहे हैं। मुक्तिबोध पर एक काम अच्छे ढंग से शायद अंधेरे में यह किया, एक युवा आलोचक ने यह किया। तो आप देखिए कि अगर झटपट दौड़ते हुए चले जाएंगे कविता को पढ़ते हुए, तो हम कविता पर लिख देंगे, हमारी चीज प्रकाशित हो जाएगी, किताब भी बन जाएगी। लेकिन क्या कविता को हम समझ पाए हैं? रचना को हृदयंगम करना बहुत भीतर, रचना के अंतस में प्रवेश करना और रचना को अपने अंतस में, अपने भीतर में, ये एक अद्भुत बात होती है। मैं केवल अभी गंभीरता के साथ बात कर रहा हूं, उसके बाद मैं फिर आ जाऊंगा कि आप लोग अगर आलोचना के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो कैसे करें। यहां तो बड़े बड़े दिग्गज भी इतना नहीं कर पाते हैं। उसी कविता में एक पंक्ति आती है कि उस पर इतनी मार पड़ी कि मार खा रोई नहीं। मार पड़ रही है, काफी मार पड़ी है। वो मार केवल शरीर पर मार नहीं होगी, वो चेतना पर, अंतःकरण पर, हृदय पर मार होगी लगातार। मजदूर या मजदूरी, देख कर देखा नहीं, उसी कविता की पंक्तियां हैं। देख कर देखा नहीं कोई मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं।
मां खूब पड़ी है, लेकिन वो रोई नहीं है। अगर वो रोई नहीं है तो क्या सच में रोई नहीं है? एक रोना तो वह है जिसमें कि आंख से आंसू निकलते हैं, और दूसरा रोना बहुत भीतर रोना है। अब आप देखिए कि एक रचनाकार कैसे पकड़ता है। निराला की एक कविता 30s की कविता है, 30 के दशक की कविता है, लेकिन जब रणेंद्र ने गूंगी रुलाई का कोरस लिखा तो यहां केवल हम दो शब्द पर चले आते हैं, गूंगी रुलाई। रुलाई है लेकिन वो गूंगी है, मार खा रोई नहीं, मार खा रही है लेकिन रोई नहीं। एक कनेक्शन तो बैठता है। अगर हम ब्रॉडर वे में, व्यापक अर्थ में अगर हम चीजों को देखने लगे, किसी एक विधा विशेष में सिमट करके नहीं, एक कवि, एक उपन्यासकार, गूंगी रुलाई का मतलब क्या हुआ? रुलाई फूट नहीं रही, लेकिन क्या भीतर में वो रुलाई नहीं? अब देखना यह है कि रचनाकार पात्र के भीतर, घटना के भीतर, स्थिति के भीतर जितना प्रवेश करता है, अंतर प्रवेश, क्या एक आलोचक को उतना अंतर प्रवेश नहीं करना चाहिए? रचना की जो सांस होती है, सांस, उस सांस को महसूस नहीं करना चाहिए क्या? इसलिए मैंने कहा कोई ऐसा विषय नहीं है जो आलोचक से अध्ययन की मांग नहीं करता। कोई ऐसा विषय नहीं। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि कोई ऐसा विषय नहीं। ज्योग्राफी में चले आइए, केमिस्ट्री में चले आइए, फिजिक्स में चले आइए। अब ये कितना टफ काम है, एक आलोचक कितने जगह जाएगा? नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल। लेकिन ये भी बात नहीं है कि सभी साहित्य में ये सारे क्षेत्र होंगे ही, कुछ क्षेत्र में आ जाते हैं। आपने जयशंकर प्रसाद का नाम अवश्य सुना होगा। हिंदी के एक अच्छे खासे कवि थे, छायावाद के कवि थे। छायावाद का अकेला महाकाव्य है कामायनी। कामायनी में जब पंक्तियां आती हैं, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय इनका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। केवल मैं दो शब्द पर रुकता हूं, शक्ति के विद्युत कण। विद्युत कण क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी हम किस सब्जेक्ट या किस डिसिप्लिन में लेते हैं? फिजिक्स में लेते हैं। मुक्तिबोध के यहां चले जाइए तो वहां विज्ञान के ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो हिंदी कवियों में और किसी के यहां नहीं मिलेंगे। अभी 5 दिन पहले रायपुर में मुक्तिबोध के बड़े बेटे, हमारे अत्यंत आत्मीय मित्र रमेश मुक्तिबोध, तो उनके घर पर चाय पीते हुए मैंने उनको कहा, क्योंकि काफी कुछ हो गया है, बहुत लिखा गया है, A1 लिखा गया है, लेकिन मुझे एक डाउट था और डाउट पूरा हो गया, मेरा अनुमान सही निकला। मैंने कहा कि आपने रमेश जी, आपने शायद एक काम नहीं किया होगा कि राजनांदगांव कॉलेज में मुक्तिबोध 1957-58 से लेकर जो 1964 तक थे, तो उन्होंने लाइब्रेरी से कुछ किताबें तो जरूर इश्यू कराई होंगी। और वो जमाना 57-58 का, उस जमाने के सभी कॉलेजों में आप देखिएगा तो काफी अच्छी किताबें, A1 किताबें रहती थी। वो किताबें सब कबाड़ियों के यहां बिक रही हैं। रांची में मैंने एक किताब खरीदी जिस पर रांची यूनिवर्सिटी की मुहर लगी हुई थी। मैंने उनको कहा, रमेश जी को, कि आप ऐसा कीजिए, अगर आपने नहीं किया हो तो थोड़ा सा उस जमाने का जो इश्यू रजिस्टर है टीचर्स का, उसको निकलवाइए और देखिए कि मुक्तिबोध ने कितनी किताबें इश्यू कराई थी। हमको लगता है आपने नहीं कराई होंगी। ये बात मैंने जयप्रकाश को नहीं कही, जो कि 1200 पृष्ठों में 2 खंडों में मुक्तिबोध की जीवनी लिख चुके हैं और बुक फेयर में सेतु से आ रही। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने भी ये नहीं देखा है। जबकि उनसे मैंने मांगा था कि मुक्तिबोध ने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं,
इसकी एक लिस्ट दीजिए। उन्होंने जो मेरे पास भेजी वो मुझे लगा कि वो कंप्लीट नहीं है, वो उसमें कुछ अच्छी किताबें हैं फिजिक्स दूसरे तरह की, लेकिन फिर अब आप देखिए कि आप कैसे जाते हैं, कहां तक जाते हैं, आलोचक यात्रा कैसे करता है। सभी विषयों का अध्ययन, ज्यादातर अगर आप सभी विषयों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं तो अगर हम उपन्यास को पढ़ रहे हैं तो उपन्यास का जो समय है और समाज है उसका अध्ययन तो जरूर होता है, क्योंकि ये समय और समाज जो है वही साहित्य का स्रोत है। यहीं से साहित्य रूपाकार ग्रहण करता है, यहीं से कोई रचना प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में अपना एक आकार ग्रहण करती है। अब इस सत्र का जो विषय प्रस्तावित रूप में हमारे सामने था और जब मेरा ध्यान उस पर गया तो मुझे लगा कि इसे 4-5 हिस्सों में जो विषय ही है जो आपके पास होगा उसे बांट देना चाहिए, क्योंकि विषय ही है। पहला है आलोचना की तैयारी, दूसरा है आलोचना की विचारधारा से संबंध, तीसरा है आलोचना की भाषा, चौथा है टोन और पांचवा स्ट्रक्चर। अगर टोन और स्ट्रक्चर दोनों को अगर हम एक ही मान लें तो 4 उप विषय बनते हैं या 5 बनते हैं। ये सब बातें जो मैंने आपके सामने अभी कही ये आलोचना की तैयारी से जुड़ी हुई थी, जिसमें एक आलोचक को ज्ञान के अनेक अनुशासनों में जाना पड़ता है। यही कारण है कि आलोचना कई प्रकार की बन जाती है। वह सैद्धांतिक भी होती है, थ्योरेटिकल, वह व्यावहारिक भी होती है, प्रैक्टिकल, वो मनोवैज्ञानिक भी होती है, साइकोलॉजिकल, वो जीवनी परख भी होती है, वो तुलनात्मक भी होती है, कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म। इस तरह से 8-10 श्रेणियां बन जाएंगी। अब अगर आलोचक ये तय कर ले कि हम एक श्रेणी के तहत ही काम करेंगे, वो कर सकता है, ये उसकी इच्छा है। मेरा मानना यह है कि पहले से किसी श्रेणी को निर्धारित करके या किसी विचारधारा को, जो कि आलोचना का विचारधारा से संबंध है, एक विचारधारा के तहत ही हम आलोचना करें यह आवश्यक नहीं। विचारधारा रचना के भीतर से खुद प्रस्फुटित होती है। आलोचक की आंख और रचनाकार की आंख, इन दोनों की आंखों का मिलना आवश्यक है, और जब दोनों की आंखें जब मिलती हैं तो आप जानते हैं कि एक प्रकार का आत्मीय संबंध और प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है। रचनाकार की आंख से मेरा तात्पर्य रचनाकार की भीतरी आंख से है, और आलोचक की भी आंख से तात्पर्य मेरा भीतरी आंख से, ऊपरी आंख से नहीं, जो हमने पढ़ा है। उपन्यास कैसे पढ़ा जाए इस पर तो किताब नहीं है, लेकिन कविता कैसे पढ़ी जाए इस पर दुनिया के मशहूर क्रिटिक्स ने किताबें लिखी। मेरा तो यह कहना है कि आलोचना भी कैसे पढ़ी। आलोचना की तैयारी एक दिन में नहीं होती, वो एक दिन में आप कोई भी किताब आप नहीं पढ़ सकते। आप खुद देखिए, मेरा आलस्य या जो कोई कारण हो, लेकिन पत्थर तोड़ती कविता को तो हमेशा याद करता हूं। अब जहां कहिए बोल दूंगा, लेकिन अभी तक मैंने लिखा नहीं, क्योंकि जो पहले से कहा जा चुका है उसे लिखने का कोई अर्थ नहीं। हम निर्मला पुतुल की कविता, जसिंता की कविता, अनुज लुगुन की कविता और महादेव टप्पो की कविता, या आगे मशहूर व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति अनिल यादव की कहानियां, जैन के यात्रा संस्मरण, हम कैसे पढ़ते हैं यह महत्वपूर्ण है। रचनाकार ने कैसे लिखा है, कहां से लिखा है, उसकी भाषा, भाषा के साथ और जुड़ी हुई सारी चीजें, उसके कथ्य वगैरह। यात्रा संस्मरण का एक, यात्रा वृत्तांत का एक साहित्य है, पूरा हिंदी में बड़ा पड़ा है। भारतेंदु युग से लेकर के अब तक उस पर काफी काम भी हो चुका है।
लेकिन अभी के समय के अगर हम 2-3 प्रमुख हिंदी के ही यात्रा वृत्तांतकारों का नाम उल्लेख यहां पर असगर वजाहत का, जितेंद्र भाटिया का, या अनिल जी बैठे हुए हैं, दोनों में डिफरेंस ये आता कहां से? ये नाम गिनाने से काम नहीं चलेगा, जबकि हिंदी क्रिटिसिज्म यही कर रहा है। किताबें छप रही हैं, पुरस्कृत हो रही है, वाहवाही मिल रही है, मिले, लेकिन उसे कुछ चीजें आप तय भी कर लेंगे, तय कर लीजिए। इसलिए पहले से विचारधारा को लेकर के आलोचना में प्रवेश करना, चाहे वो मार्क्सवादी और प्रगतिशील विचारधारा ही क्यों नहीं हो, वो गलत है। आप खुद एक टेक्स्ट को कैसे पढ़ते हैं ये महत्वपूर्ण है, और वहीं से निकल जाएगी। सीधा सा मतलब यह है कि वो विचार या विचारधारा या तो जीवन के पक्ष में होगी या जीवन के विरोध में होगी। अगर वो जीवन के पक्ष में है तो वह जीवन दायिनी, तब आप खोज करते हुए वहां या कहीं भी आप जा सकते हैं कि जितनी भी विचारधाराएं हैं उसमें जीवन दायिनी विचारधारा क्या है, तो जाते 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 आप जहां पर रुकेंगे वो आपको मार्क्सवादी विचारधारा ही आपको मिलेगी। लेकिन पहले से विचारधारा लेकर के, चश्मा पहन करके एक खास विचारधारा का, चाहे वो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी ही क्यों नहीं हो, हम किसी रचना में प्रवेश नहीं कर सकते। हम गोदान को मार्क्सवादी विचारधारा से नहीं पढ़ सकते, और गोदान का हम दलित पाठ भी नहीं कर सकते, उसकी सबाल्टर्न स्टडी भी नहीं कर सकते, या किसी कृति को, किसी एक रचना को एक आंख से देखना है, उसको समग्रता में नहीं देखना है। वहां माता दीन है, वहां दाता दीन है, वहां राय साहब भी हैं, लेकिन वहां छोटे छोटे गांव के जो महाजन हैं वो भी हैं, और खन्ना भी है जो मिल का मालिक है। इसलिए टेक्स्ट को पढ़ना, चाहे वो एक कहानी हो, एक पीस हो, एक किताब हो, वो कैसे पढ़ते हैं, उसकी एक क्लोज रीडिंग होनी चाहिए, और जिसे हम क्लोज रीडिंग करते हैं वो ठहर करके होनी चाहिए, वो रुक रुक करके, आपको प्रत्येक पंक्ति पर रुकना हो। उपन्यास में भी रुकना होगा, और आप प्रत्येक पंक्ति पर न रुकेंगे तो उपन्यास की आप वैसे नहीं कर सकते। मैं खुद चकित रह गया, मैं 10 वर्ष से मैं सोच रहा था, लिखा हुआ गुम हो गया था, लेकिन जिस दिन मिला मुझे लगा कि खजाना मिल गया है। वो गोदान पर मेरे कुछ नोट्स थे, और गोदान पर जितने लोगों ने लिखा था वो सब पढ़ा हुआ था। क्या बेहतरीन लिखा है, क्या बेहतरीन लिखा है, हम कह नहीं सकते। रामविलास जी हो, नामवर जी हो, जो भी हो, जिस किसी का नाम लीजिए, लेकिन किसी ने भी उस पॉइंट को नहीं स्पर्श किया था जो मुझे बेचैन किया हुआ था। वो खन्ना राय साहब का संवाद था, जहां पर कि खन्ना स्पेकुलेशन की बात करता है, और मैंने उसको स्पेकुलेटिव कैपिटल से जोड़ करके एकदम वहीं से टेक्स्ट में ये बीज सारे मौजूद हैं, वहीं से आप वहां से निकाल करके आप कहां तक ले जाते हैं। 2 हत्याएं हो रही हैं, आप वहां से निकाल करके कहां तक आप ले जाते हैं, या आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए कंसर्न होना चाहिए टेक्स्ट के साथ, और टेक्स्ट के साथ कंसर्न होने का मतलब यह है कि टेक्स्ट जिस टाइम में लिखा गया है और जिस सोसाइटी का है, उस टाइम और सोसाइटी के साथ हमारा जो है सो एक रिलेशन, वह ऊपरी रिलेशन नहीं कि आप हमको तगमत देने के लिए आए। तो एक जटिल कर्म है। निराला ने आलोचना के बारे में यह कहा है कि आलोचना साहित्य का मस्तिष्क है, माइंड ऑफ लिटरेचर। तो विचारधाराएं कई हैं। अब हमारे कुछ मित्र लोग, किताबें उनकी काफी बिक गई, उन्होंने एक गांधीवादी आलोचना जैसा जो है एक श्रेणी उन्होंने निर्धारित की। हमारे मित्र हैं, हमसे बातचीत हुई, हमने कहा हम डिफर करते हैं, हम आपने अच्छा किया है, ठीक है, लेकिन मैं कैसे स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि एक गांधीयन आइडियोलॉजी है। लेकिन अगर हम मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी कहते हैं तो दुनिया की तमाम भाषाओं के साहित्य पर वो किसी न किसी रूप में लागू हो जाएगा, या प्रोग्रेसिव क्रिटिसिज्म लागू होगा, लेकिन गांधीयन क्रिटिसिज्म लागू नहीं होगा। अगर हम साइकोलॉजिकल में जाते हैं तो हम अंतः प्रवेश करते हैं मनुष्य के चित्त में,
हम ज्ञानेंद्र की, इलाचंद्र जोशी की हम अच्छे ढंग से व्याख्या कर सकते हैं, निर्मल वर्मा के वे दिन की भी, लेकिन हमने अपना एक चुन लिया, उस पर लिख रहे हैं, किताब छप गई, वाहवाही हो रही है, तालियां बज रही है। आलोचक का दायित्व, गंभीर दायित्व। और इस समय सबसे अधिक जरूरी यह है, शायद एडवर्ड सईद ने कहीं लिखा है या कहा है कि आलोचक को सच के साथ खड़ा रहना चाहिए। सच के साथ खड़े रहने का मतलब यह नहीं है कि एक किताब का, एक कृति का, एक कहानी का, एक कविता का, एक उपन्यास का सच, यह सब जिस समय में लिखा गया है उस समय का सच, उस समाज का सच है, और तब रिवॉल्वर तान लिया जाएगा, बंदूकें हमारी ओर उठ जाएंगी। जो डरपोक है आलोचना करने से नहीं। लिखें। अब देखिए आलोचना की भाषा, आलोचना की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो प्रश्न यह है कि हम आलोचना कर्म करते क्यों। हम किसी एक रचना में प्रवेश क्यों करते हैं, हम गोदान पर क्यों लिखना चाहते हैं। गायब होता देश, गूंगी डोलाई का कोरस, ध्यान किसी किताब पर क्यों लिखना चाहते हैं। सारा मामला यहीं से तय होता है। अगर हम उसकी भाषा को सहज संप्रेषणीय नहीं रहने दें, और सहज संप्रेषणीय भाषा के साथ ही आलोचना रचनात्मक होती है, क्रिएटिव होती है। हिंदी के बड़े आलोचकों में इस तरह की भाषा के जो बड़े उदाहरण हैं वे रामचंद्र शुक्ल के लिए जाते हैं, रामविलास शर्मा के और नामवर के लिए जाते हैं। मैं मैनेजर पांडे को भी उसी श्रेणी में मैं रखता हूं, लेकिन रमेश सुंदर की भाषा को मैं उस श्रेणी में नहीं रख सकता, क्यों, जबकि उनकी भाषा जो है वह, उनका काम जो है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हिंदी में नहीं, भारतवर्ष में नहीं, दुनिया में कथा, मिथक, सरित सागर रेयर किताब है, देह भाषा बड़ी लेवल पर किताब, रेयर किताब। लेकिन ये सब एक स्कॉलरशिप है। एक आलोचक का स्कॉलर होना बहुत जरूरी नहीं है, बहुपठित होना बहुत जरूरी है। इसलिए उसकी भाषा लोगों तक अगर नहीं जाती है, लोगों की समझ में नहीं आती है, केवल बौद्धिक वर्ग की बन जाती है, यूनिवर्सिटी की बन जाती है, तो यूनिवर्सिटियां तो भारतवर्ष में खाक हो गई हैं। अगर वह आलोचक किसी ऐसी किताब की आलोचना कर रहा है जिस किताब की अपने समाज में प्रगतिशील भूमिका है, तो जाहिर है कि आलोचना भी को भी प्रगतिशील भूमिका का निर्वाह करना होगा, और वह आलोचना भी जन जन तक पहुंचनी चाहिए। और इसलिए जो भाषा होगी वह सहज होगी, सुबोध होगी, बोधगम्य होगी। यहीं से आलोचना का टोन और आलोचना का स्ट्रक्चर जो है वह निर्धारित करता है। हम बीच बीच में कुछ फुलझड़ियां भी छोड़ सकते हैं, केवल गंभीर नहीं रहा जा सकता है, हम व्यंग भी कर सकते हैं। इसके शानदार उदाहरण हिंदी के बड़े आलोचकों के यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, नामवर हो, रामविलास जी हो, मैनेजर पांडे हो, चार ही नाम लेंगे उसके लिए। पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ क्रिटिसिज्म, पर्पस ऑफ राइटिंग, हमारे लेखन का प्रयोजन क्या है, यहीं से सारी चीजें निर्धारित होती है। तो साथियों, चूंकि समय हो गया है और जो विषय या इसके साथ जुड़े हुए जो कुछ थे उसको मैंने यथासंभव समेट लिया है, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र है जिसे मैंने एक कविता के 2-3 उदाहरणों से, 2-3 शब्दों से खुद को समझने की, आपको भी समझाने की कोशिश की। अंत में मेरा यही कहना है कि आप जो लोग नवागंतुक हैं, जो आलोचना के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, वो किसी टेक्स्ट को, अगर मुंडारी कविता ही हो, अगर हो कविता ही हो, संथाली कविता ही हो, तो 2-3 बार पढ़िए कविता को। स्टोरी हो तब भी 2-3 बार पढ़िए और देखिए कि वहां से कौन सी ऐसी चीज निकल रही है जिस पर हमें अपने को केंद्रित कर देना चाहिए। तो और गंभीरता के साथ केवल इसलिए नहीं कि हड़बड़ी में अरे पढ़ना है और लिखना है और बोलना है, थोड़ा उसमें डूब जाइए। इसलिए रचना में, क्योंकि रचनाकार ने जो रचना लिखी है वह भी डूब करके लिखी है, तो हमारे लिए भी, आलोचक के लिए भी जरूरी होता है कि वह रचना में डूब जाए, और जितना डूबेगा उतना ही पाएगा।
और डूब करके तो उसको निकलना ही है बाहर, इसलिए इतना ही।